नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। इंग्लिश के अंतर्गत आज फिर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए दे रहा हूं, जो कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। और यह अग्निवीर वायुसेना, अग्निवीर थल सेना क्लर्क और अग्निवीर नौसेना के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। एक और मैं आपको शुरू में एक प्रसन्नता की बात बतला दूं। प्रसन्नता की कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए 80 टॉप इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर द सेंटेक्स, मतलब कि सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट के लिए दे रहा हूं लगातार क्लास में। मैं समझता हूं कि इसको करने के बाद आपकी ग्रामर के लिए 40% से करीब, कम से कम 40% समाधान हो जाएगा। सेंटेक्स या सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट कंटेंट्स है इंग्लिश के अंतर्गत जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोलने में भी काम आता है, लिखने में भी काम आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब इसको शुरू करूं उससे पहले जितने भी आप लोग हैं वो सब मेरे चैनल पर जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, जो भी आपके साथ है उनको जोड़ दें, या उन लड़के को जिनको इंग्लिश के नाम से फोबिया है, जो इंग्लिश से डरते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से वो रामबाण साबित होगी। आज की जो कंटेंट्स है या जो सब्जेक्ट है उसमें पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। कम्यूट, COMMUTE। यह आपको कंपटीशन मतलब कि एंटोनी सिनोनिम्स के ख्याल से भी इंपॉर्टेंट है, और यह आपको स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्पेलिंग भी आ जाता है कि राइट आउट द करेक्ट स्पेलिंग। कम्यूट का मतलब होता है आना जाना, बदलना, इसी वजह से कॉम्यूटेशन हो जाता है ना, या कॉम्यूटेटिव जो बदला जाता है। गणित में इसी के लिए कॉम्यूटेटिव रूल कहा जाता है, जो कि इससे थोड़ा सा लगा लेकिन है यही कि अदलना बदलना, है ना, एक दूसरे से कम्यूटेट कर लिया जाता है। अब यहाँ जो इसका सिनोनिम्स है वो एक्सचेंज है, अदला बदली। दूसरा इसका सिनोनिम चेंज भी बोल सकते हो, जब बदलाव हो जाता है तब। ट्रांसपोज इसका बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद कन्वर्ट, ऐसे इसका जो है कि सिनोनिम्स है। नेक्स्ट अपहोल्ड। अब देखिए, ये तो हो गया इंक्रीज का मतलब, आप जानते हो कि बढ़ना। दूसरा है कि अपहोल्ड का भी मीनिंग देख लीजिए। अपहोल्ड का मतलब समर्थन करना, बनाए रखना। अदर इसका सिनोनिम प्रिजर्व, मतलब सुरक्षित रखना भी होता है, मतलब कि किसी चीज को रिजल्ट इज प्रिजर्व, खाना को प्रिजर्व किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, प्रगति करना, आगे बढ़ना, एक नाउन है। इसका जो सिनोनिम्स है वह है आपको, एक तो गेन है, एक एडिशन विस्तार करना है। आज से जो लड़के का रिव्यू आया था उसके आधार पर मैंने प्रयास किया है कि आपको एक के साथ जितना ज्यादा जो ऑप्शन है उसका मीनिंग के साथ साथ उसका भी अगर कुछ सब पॉसिबल सिनोनिम्स हो या कहीं जरूरत पड़े तो एंटोनिम्स है, वो मैं आपको देते जाऊं। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ प्रीपोजिशन भरना है। मिस्टर श्रेयास लिव्स एडजेसेंट द चिल्ड्रंस पार्क इन हुगली। अब एडजेसेंट के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, अगल बगल में। एडजेसेंट टू मी, है ना। ही इज लिविंग या ही लिव्स एडजेसेंट टू मी, या ही एडजेसेंट टू प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी लिखना होगा तो एडजेसेंट के बारे में, ठीक है ना। तो जो आपके पड़ोसी हो या समीप में हो उसको एडजेसेंट बोलते हैं। और एडजेसेंट के साथ क्या होता है, टू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां जो हो गया आपकी ऑप्शन 1 सही उत्तर है। In the following question, a sentence is given in direct or indirect speech. Out of the four alternatives, choose the one which best expresses the sentence in indirect or indirect speech. मतलब यह क्वेश्चन जो है वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है। जैसा कि देखा है कि वायुसेना, नौसेना, किसी में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आते ही है, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से श्योर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने सेट बनाया है उसमें एक क्वेश्चन जरूर दिया है, और उसका हमेशा प्रयास था इसको थोड़ा चेंज करके दे दूं। तो क्वेश्चन देखिए कि पलक सेन,
जैसा आपको पता है कि अगर पलक शेर जो है तो यह क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और यह पास्ट टेंस की क्वेश्चन है। देखिए ये सब पास्ट टेंस का है, तो क्या हो जाएगा, पलक सेड। उसके बाद ध्यान होगा कि इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, सॉरी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, डैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि पलक से डैट 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 चारों में हो गया। अब आई किसके लिए है, पलक के लिए है। पलक जो लग रहा है कि वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके आधार पर ए तो ऐसी गलत हो गया कि आई सा, एक गलत हो गया। अब देखिए कि दो में पलक से डैट, पलक से डैट। अब देखिए कि यहाँ सी एक कौन सा टेंस में, ये हो गया आपको पास्ट सिंपल टेंस में है। पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, जब भी इसमें हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए कि यहाँ सी विल लिखा हुआ है, तो सी विल तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पलक स्टेट दैट सी विल सी, रहे कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको रूल पता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, तो विल तो हो ही नहीं सकता है, तो आप बिना मेहनत किए भी आप चाहो तो इसका आंसर, ठीक इसका आंसर जो है वह ए लगा सकते हो। फिर भी अगर रूल देखना चाहोगे तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह आपको पास्ट टेंस में है, तो ये पलक से डैट लगेगा ही। अच्छा ये आई सॉ है तो सी हेड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड लगेगा। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉ का सी सा सीन होगा, तो इसलिए ये आपका सही आंसर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए और भी कुछ क्वेश्चन आपको देते रहूंगा, और एक बार जितने सारे रूल है वो भी आपको बतला दूंगा। जैसे मेरा जो शुरुआत हुआ है पहले सेंटेक्स सब्जेक्ट में एग्रीमेंट से किया है, उसी ढंग से सारे सेट का देते रहूंगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, वह है आपको पैसिव वॉइस से, माई डॉटर राइट्स वेरी ह्यूमरस पोएम। अब देखिए ए सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, वेरी ह्यूमरस ऑब्जेक्ट, वेरी यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट है। तो जैसा आपको मालूम है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है, तो मतलब पहले ही आ जाएगा, तो वेरी ह्यूमरस पोएम, ये तो यहां से यहां तक हो गया। अब देखिए कि माई डॉटर एक नहीं हो सकता है, ये ऐसी गलत हो गया। वेरी ए तीन में से देखिए, अब देखिए ए सेंटेंस किस पर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए क्या किया जाता है, अच्छा पोएम्स क्या है, पुलिंग है, तो आर लगेगा। और राइट, राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, किसके लिए, बाय माई डॉटर। तो वेरी ह्यूमरस पोएम्स आर रिटेन बाय माई डॉटर। रूल ध्यान हो गया होगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यहाँ वेरी राइट है। उसके बाद चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो इज लगेगा, इज सॉरी पोएम्स है तो आर लगेगा। अब वर्ब का तीसरा रूप रिटन लगेगा, बाई लगेगा, मतलब ये तो आपको ध्यान ही होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई लगाया जाता है, तो बाई माई डॉटर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको जम्बल्ड सेंटेंस का है, इसको पकड़ देखिए क्वेश्चन के क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड एंड लेबल्ड एज ए बी सी डी। You are required to rearrange jumbled parts of the sentence and mark the response according to selecting the correct option. The telephone and electric companies, अंधेरा है, the streets are paved now and the shade trees and water, the maps etc are cutting down more. अब यहाँ जो लग रहा है कि कोशिश कीजिए कहां से शुरू कर सकते हैं, द टेलीफोन का सेंटेंस, द स्ट्रीट आर पेव्ड नाउ एंड नाउ, मतलब अब स्ट्रीट को समतल करना है, तो एक ये हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक, मतलब किसके लिए क्या आ जाएगा, एंड अब जब पेव्ड करना है द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज
का काम रहेगा तो दूसरा ए हो जाएगा। अब द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज, द सेट ट्री, सेंटेंस नहीं बन रहा था, वर्ब चाहिए। द स्ट्रीट्स आर पेव्ड नाउ एंड द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनी। अब देखिए जब भी कोई सेंटेंस पूरा होगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ आर पेव्ड है, यहाँ भी कोई वर्ब चाहिए, तो यहाँ वर्ब ए आ रहा है, आर कटिंग डाउन। तो मतलब तीसरा में आपको हो जाएगा आर कटिंग डाउन, मोर एंड मोर। ठीक है। अब जाकर द सेट्स ट्री, अब किसको काट रहा है, जो छायादार पौधा है, वाटर जो पानी को सोखता है, मैप्स इत्यादि को काटा जाता है। मतलब सेंटेंस क्या हो गया, द स्ट्रीट्स आर पेव्ड नाउ एंड द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनी आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ द सेट्स ट्री एंड वाटर ओक्स द मैप्स इटीसी। यह आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ऑन फ्री ए विल, मतलब जो स्वतंत्र रूप से कोई बिना पैसे लिए हुए जो कहीं सेवा देता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको स्वयं सेवी या वॉलंटियर कहा जाता है। सर्वेंट नहीं बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, सर्वेंट गलत शब्द हो जाएगा यहाँ के लिए। वर्कर भी नहीं होगा। क्रू अलग चीज होता है। क्रू जो होता है कि वो कर्मचारी जो नाविक में होते हैं उसको क्रू कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया वॉलंटियर। वॉलंटियर का ऑफर, अनलिस्ट और सजेस्ट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसका सर्वेंट आप जानते हैं, वर्कर हो गया, ए हो गया। तो वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ऑन फ्री विल, यहाँ विल का मतलब प्रेजेंट टेंस नहीं है बॉस, या बेटा ये आपको विल का मतलब होता है इच्छा, डिजायर, इच्छा बोल दो। ठीक है ना। तो अपनी विल पावर से, विल पावर से जो मतलब स्वतंत्र रूप से जो काम करना चाहता है उसको हम ये कहते हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड और ग्रुप दैट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर द ब्लैंक स्पेस। अब इफ आई हैड ए गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड, मतलब एक कंडीशन दे दिया है कि यदि यहाँ मैच का मतलब फुटबॉल क्रिकेट का मैच नहीं है, अगर सही अच्छा मतलब मेरा जो जोड़ा, पति पत्नी का जो जोड़ा अगर सही मिल जाए तब मैं शादी करेंगे करते। अब देखिए यहाँ जो सेंटेंस का है कि दो क्लॉज है, इसमें एक में वुड हैव लिखा हुआ है, तब इसके लिए कंडीशन होता है इफ के साथ हैड का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा, इफ आई हैड ए गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। ठीक है। फाउंड हो नहीं सकता, इफ आई फाउंड ए गुड मैच नहीं होगा, हैव फाउंड भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वुड हैव है। तो वुड हैव के साथ हमेशा हैड फाउंड, हैड का ही प्रयोग होगा, उसके साथ एक वर्ब चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर पहला होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। इफ यू सेट योर माइंड टू ए गोल यू विल अचीव इट फॉर ए श्योर। अब देखिए इफ यू सेट योर माइंड, एक तो कंडीशनल सेंटेंस है और यह प्रेजेंट सिंपल में है। जब भी एक चीज अगर प्रेजेंट सिंपल में होगा तब जाके दूसरा जो होता है वह हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। क्या हो गया, इफ यू सेट योर माइंड टू गोल यू विल अचीव। ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि एक टेंस, जैसे दो कंडीशन है, इफ यू सेट योर माइंड यू विल अचीव इट। ठीक है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट रिजल्ट। ठीक है ना। मतलब आप दूसरा इसको लिख सकते हो कि इफ यू वर्क, देखिए ये है ना प्रेजेंट सिंपल में, यू विल वर्क हार्ड रिजल्ट। ठीक है। तो इसलिए रूल याद कर लीजिए कि जब दो क्लॉज में एक में इफ सब्जेक्ट के साथ V1 एंड V5 हो, V1 समझते हैं ना, जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड हो गया। ठीक है ना। जैसे इफ यू गो, ऐसा जो हो गया रीड, ये जितने हैं ऐसा किस सेंटेंस में, ये आपको V1 फॉर्म में।
ठीक है, और VN फॉर ING करके लगाया जाता है, तो जाके क्या होगा, तब जाके रूल आपको सब्जेक्ट विल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। Fill in the correct preposition. The stories in Arabian Nights are really full of excitement. एक फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक रोमांच भरा, हलचल, उतावलापन, उत्तेजनापूर्ण कहानी को कहा जाता है। तो एक ये सोचो कि प्रोवर्ब भी है कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब कि एक्साइटमेंट से भरा हुआ, हलचल से, रोमांच से भरा हुआ को हम फुल ऑफ एक्साइटमेंट कहते हैं। द स्टोरीज ऑफ द अरेबियन नाइट्स आर रियली फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ये सेंटेंस को आप बोलने में भी काम आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर द गिवन वर्ड। ए ब्यूटीफुल ग्रीन बर्ड फ्लू ओवर द माउंटेन। अब देखिए यहाँ दो तीन चीज इस पर है। एक तो होता है कि ऑन द माउंटेन, ऑन और ओवर दोनों में क्या अंतर है, और इन में क्या अंतर है, और एट में क्या अंतर है। जब किसी टेबल के ऊपर कोई सामान अगर रखा हुआ, द बुक इज ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्यों हुआ, क्योंकि बुक जो है टेबल पर टच किया हुआ रखा हुआ है, एक सहारा देकर रखा हुआ है, तो इसलिए बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन द बुक इज इन द टेबल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब होता है अंदर घुसा हुआ। जैसे द बुक इज, इसको ऐसे लिख सकते हो, द बुक इज इन द रूम, रूम के अंदर कहीं रखा हुआ है, या रूम, या इसको रैक भी बोल सकते हो। सॉरी। और ओवर का मतलब होता है टच नहीं हो रहा, उसको ऊपर से जा रहा है बिना टच किए हुए। जैसे कि कोई पक्षी है वो आकाश में उड़ रहा है, ओवर द स्काई, ठीक है ना। तो यह हो गया इन द माउंटेन, ओवर द हेड। स्काई तो करना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्काई तो अनंत है, ठीक है ना। तो ओवर द ट्री, ओवर द बिल्डिंग कर सकते हो, जहाँ की टच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कहीं, अच्छा दूसरा बात है कि ये जो है ना, वह गति को दिखाता है, कि द वर्ड फ्लू, है ना। तो आप देखिए, और एट का नॉर्मल यूज पर यूज किया जाता है। तो यहाँ जनरली जो कंफ्यूजन वाली बात है, ऑन एंड ओवर में ज्यादा गलतियां होती है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जब अगर किसी पर यूं कहीं रखा हुआ होता है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और जब उसके ऊपर उड़ रहा है तो ओवर का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे मेरा और भी टारगेट है कि जैसे जैसे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि इसको आगे प्रीपोजिशन का भी खूब अच्छा से आपको एक एक चीज को समझा दूं। पहला तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर पूरा आपको 40% ग्रामर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो पैसेज से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसेज से आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट को नोट करने के लिए। हो सकता है एक और तरीका बतलाता हूं, कि जैसे पहले ही आप क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्टेनिटी इज शोन बाय द साइंटिस्ट दैट नियरली ऑल द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउसेज। अब क्वेश्चन पढ़िए, तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए 95% लिखा हुआ है ना, तो सेंटेंस का अर्थ यही से निकल रहा है कि साइंटिस्ट, देखिए global warming is term used for the observed century scale rise in average temperature of earth and scientists are more than 95% certain। यहाँ देखिए ये है ना नियरली, तो बिना आगे कुछ हेजिटेशन किए हुए आपका मोर देन 95%, लेस हो नहीं सकता है, मोर देन 98 है नहीं, तो इसका आपका आंसर आ गया। Our atmosphere is getting hotter, more turbulent and more unpredictable because of, turbulent मतलब हलचल भारी होता है। Our atmosphere getting more hotter, more turbulent and more unpredictable because of, देखिए तो with the earth atmosphere accumulating greenhouse like water vapor, methane, nitrous oxide are gas which are atmosphere that absorb emit heat. Increase greenhouse gases in atmosphere to either hold or release more and more heat from the sun. Our atmosphere is getting hotter, more turbulent and more because of boiling, देखिए यहाँ बिल्कुल आंसर निकल रहा है, of the burning and churning effect caused by the heat trapping greenhouse। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला हो गया बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट।
आज मैं एक नए ढंग से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि पहले क्या था कि पहले एक बार पैसेज पढ़ के, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक बार ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर ये आपको जम जाएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि पैसेज रीडिंग जो है ना, उसमें जितने ज्यादा बार पढ़ोगे, कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ोगे, तब जाकर वो ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि पैसेज रीडिंग को कंप्रेंशन भी बोलते हैं। कंप्रेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग करना। तो आप जितने आप जितना ज्यादा पैसेज का प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ने के कारण आप सही से आंसर दे जाओगे। कंप्रेंशन या पैसेज रीडिंग एक मतलब कि एक इक्विपमेंट कहो इसको, उस ट्रक से इसको दोस्तों यूज किया जाता है कि जब भी कोई, आप जितने बड़े पोस्ट पर चले जाते हो और आपको मान लीजिए कि सप्ताह मतलब हर 1 घंटे पर मीटिंग है, हर आप लेक्चर तो तैयार कर नहीं सकते हो, वहां के जो आपके जो एसोसिएट्स होंगे वो आपको लिख लिख कर देंगे, उसके आधार पर आपको बोलना पड़ता है। तो इसलिए आपको जितना ज्यादा पैसेज रीडिंग करेंगे, आपको पढ़ने की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जल्द से जल्द समझ लेंगे, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इससे, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, विथ ईच ऑफ विथ क्या है, विथ ईच इंक्रीज विच लेवल गैस लेवल इन आवर लोकल वेदर ग्लोबल क्लाइमेट फर्दर एजिटेटेड। ये तो छोटा पैसेज है, इसलिए बिल्कुल विथ ईच इंक्रीज इन, देखिए यहां से लिखा हुआ है, विथ इंक्रीज इन कार्बन, मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। अब बताइए आंसर बजा, तो लिखा हुआ है कार्बन, मीथेन, अदर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपका आंसर ज्यादा मेहनत, बिना कम मेहनत किए हुई हो जाए। अब यहाँ एक दो वर्ड कहीं रहा होगा जिसका कि मीनिंग दे दिया आपने कि कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के अनुसार आइएगा। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड could replace the word turbulent and use in the passage। जैसे turbulent का मतलब आपको बताया कि अशांत, उग्र होता है, इसमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, आपको पहले बता दिया था टर्बुल। अब देखिए इसका, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि इसका ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि 500 वर्ड मीनिंग आप याद कर लोगे और आप इंग्लिश अच्छे बोलने लगोगे, अच्छा लिखने लगोगे और आंसर मतलब रिजल्ट ले लोगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, जहां से आपको जो भी वर्ड मीनिंग सीखे उसको आप मतलब याद करते जाइए। दूसरी बात है कि ऐसा भी नहीं कि अगर आप वर्ड मीनिंग 5000 क्वेश्चन आप वर्ड मीनिंग याद कर लिया तो आप इंग्लिश अच्छे जान जाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जितना जल्दी आप इसको याद करोगे ना, उतना जल्दी भूल भी जाओगे। तो होता कैसे है, बार बार प्रैक्टिस करने से। अब 10 बार अगर टर्बुलेंट पढ़ोगे, टर्बुलेंट टर्बुलेंट टर्बुलेंट, तो अशांत, उग्र हो गया। अब इसका क्या क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव, डिसरप्टिव। अब इस जो सेंटेंस है बेटा, इसको आप ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन स्पेलिंग में भी आता है, राइटस, कोलाह्यूल, रॉयल, उत्तेजित। इसी तरह से दूसरा एक हो गया आपका टेम्पलेट। अब जैसे कि देखिए टेम्पेस्टस है, टेम्पेस्टस मतलब होता है डरावना। इसका क्या होता है, जैसे एंग्री, फ्यूरियस, रेजिंग। डिस्टर्बिंग का क्या होता है, वॉरिसम, परटर्बिंग, डिस्ट्रेसफुल एंड डिस्ट्रेसिंग। ट्रांजिएंट का मतलब है क्षणिक, क्षणिक मिजाज वाला, तो उसको पासिंग कहा जाता है। अब देखिए कि एक से मैंने कितना वर्ड याद करा दी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। टर्बुलेंट का मतलब अशांत और उग्र, डिसरप्टिव, राइटियस, रॉयल। एक चीज और आपको बता दूं कि मैं जो भी दे रहा हूं इसमें इसको टारगेट बना के किया हूं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, आने की संभावना है। इसलिए बिना इसको देखे हुए मैं 5 लिख दूं तो हो सकता है कि अपना प्रतिष्ठा के लिए अलग मतलब कॉमन लिख दूं, लेकिन वो नहीं करके मैं सेलेक्ट करके लाता हूं आपके लिए। ऐसा सिलेक्ट करके लाता हूँ जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मान लिया कि आपने जैसे 14 नंबर का क्वेश्चन किया, जिससे आपने कितना मीनिंग सीखा वो सोचने की कोशिश करो। एक तो आपने क्या हुआ, इसका टर्बुलेंट का वर्ड हुआ, टर्बुलेंट का क्या दिखा, डिस्टर्बिंग, डिसरप्टिव किया, DISRUPTIVE, राइटस किया, कोलाइव, रॉयल किया। टेम्पेस्टस का मतलब डरावना होता है, जिसका एंग्री, फ्यूरियस भी होता है और रेजिंग भी होता है, उग्र हो जाता है। डिस्टर्बिंग मतलब आसान, वरीसम, परटर्बिंग, डिस्ट्रेसफुल एंड डिस्ट्रेसिंग। ट्रांजिएंट क्षणिक मतलब पासिंग होता है। Select the segment of the sentence that contain the grammatical error। एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है। The audience has taken their seats, no error।
ऑडियंस मतलब क्या हुआ, श्रोतागण। श्रोतागण कभी अकेला नहीं होता है, ऑडियंस हमेशा प्लुरल फॉर्म में माना जाता है, और जब प्लुरल फॉर्म होगा तो यहाँ हैज के बदले में हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। और दूसरा बात है कि देखिए यहाँ देयर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जब भी देयर लगा हुआ है तो यहाँ जरूर हैज के वाला हैव ही होगा, इसलिए प्लुरल वर्ब हो गया। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द गिवन और एडिट। एडिट का मतलब क्या होता है, संपादित करना, संपादन करना या उसको सुधारना। जैसे कोई लिख के कोई देता है और उसमें अपना अपने ढंग से अगर सुधार कर देते तो उसको एडिट कहा जाता है। अब इसके लिए इम्प्रूव करना भी बोल सकते हो कि बेहतर बनाना। उसके बाद दूसरा है कि रीअसाइन का मतलब होता है पुनः नियत करना, फिर से दे देना। मतलब एक बार आपने दिया फिर भी और मना कर दिया फिर उसको दे दिया तो उसको रीअसाइन कहते हैं, या रीअसाइनमेंट किया जाता है। उसको रीअसाइन करो, उसको मतलब जो प्रोजेक्ट मैं मना कर दिया उसको दोबारा देकर रीअसाइन करो। उसके बाद इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, नेग्लेक्ट करना। इसको अनदेखा को, इग्नोर को आप नेग्लेक्ट भी बोलते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन अपोजिट, ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको ये एंटोनिम का क्वेश्चन, रिविलेशन। रिविलेशन का मतलब इसका स्पेलिंग भी याद करना, REVELATION। रिविलेशन मतलब होता है प्रकटीकरण, आकाशवाणी, स्तुति, रसोगात। रिविलेशन मतलब किसी चीज को प्रकट करना, रिवील करना। रिवील से रिविलेशन बना है, रिवील। रिवील क्या हो गया, वर्ब हो गया, और उससे प्रकटीकरण हो गया। अब इसका एंटोनिम मतलब अगर प्रकटीकरण तो छिपाना हो जाएगा। छिपाना के लिए कॉन्सिलमेंट लिखा जाता है, कॉन्सिल, CONCEAL, कॉन्सिल मतलब छिपा 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 देना, और उसके आधार पर छिपाना हो गया। इसी ढंग से कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार। कंसिडर से कंसिडरेशन हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि विचार, मुआवजा, ध्यान, कारण, लिहाज, और इसका हो जाएगा थॉटलेसनेस। जजमेंट का मतलब होता है पहचान करना, फैसला करना, राय करना, निर्णय करना, जिसका क्या होता है ओपिनियन और परस्पिसिटी, कुशाग्रता। और डिस्ट्रक्शन का होता है नाश, विनाश, कारण, विनाश, इसका क्या होगा प्रिजर्वेशन। एंटोनिम मैंने यहाँ एक एंटोनिम दे दिया, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, कस्टडी एंड फॉर्मेशन। तो रिवेलेशन से क्या क्या सीखा आपने, पहला हो गया कि रिवेलेशन का मतलब प्रकट करना, किसी रहस्य का मतलब उजागर करना, या अगर उसको कंसीलमेंट का, कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाना। कंसिडरेशन का मतलब होता है कंसिडर से कंसिडरेशन बनाए, जिसका होता है विचार करना, मुआवजा देना, लिहाज करना। इसका एंटोनिम क्या होगा, लापरवाही। अगर आप थॉटलेसनेस मतलब आप कुछ भी कंसिडर नहीं करते, बिना सोचे हुए काम करते हो, जिसका क्या हो जाता है थॉटलेसनेस है। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय करना, जिसका कि क्या होगा ओपिनियन या परस्पाइसिटी, परस्पाइसिटी सेटी। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नाश, विनाश, कारण, इसका क्या होगा विनाश नहीं करके अगर प्रिजर्वेशन रक्षा करना, मेंटेनेंस करना, कस्टडी करना, फॉर्मेशन मतलब रचना करना। वर्ब ऑफ द एग्जामिनेशन का, अब यहाँ बहुत ही उलझा हुआ चीज है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, ठीक है, और एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षा लेने वाला, एग्जामिनर जो परीक्षा लेता है। और एग्जामिनी ये क्या नहीं लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एग्जामिनी, जो परीक्षा देता है। और एग्जामिन ए हो गया परीक्षा देना। तो यहाँ वर्ब पूछ रहा है तो इसका वर्ब ए होगा। और एग्जाम जो होता है वो एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है। लोग इतना बोलना नहीं चाहते थे, एग्जाम दे दो। तो एग्जाम का वर्ब क्या हो गया, एग्जामिन हो गया। एग्जामिनी नहीं होगा, ये तो देखिए डबल ही है। और एग्जाम हो गया एग्जामिनेंट, कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर आपको समझा ही दिया। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग में देखिए एडोरेबल, सराउंडिंग, एक ही सही लग रहा है इसमें स्पेलिंग।
वह है नरिशमेंट, NOURISHMENT। नरिशमेंट मतलब पोषण करना। अब बाकी का भी देख लीजिए, यहाँ क्या गलती है, एडोरेबल मतलब यहाँ ए लगता है, ADORABLE मतलब क्या होता है, प्यारा। ऑब्लिगेशन में क्या होता है, OBLIGATION। तीसरा क्या है, सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब चारों, SURRO, हाँ क्या हो गया, SE डबल, यहाँ जो है ना ए गलत है, SERROUNDI सराउंडिंग्स होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, find out which part of an error and make it an answer. If there is no error, mark no answer. जैसा आप, the woman broke up when the police told her that her son had died। यहाँ ब्रोकअप में क्या ब्रोक डाउन होता है, ब्रोक डाउन का मतलब है ब्रेकअप के स्थान पर ब्रेक डाउन या ब्रोक, क्योंकि ब्रेक डाउन का मतलब होता है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है मतलब भावनात्मक रूप से टूटना, टूट जाना। अब सोचिए किसी के बोल देते हर मतलब जो उसके किसी वुमेन के लिए जो उसके लड़का मर गया तो उससे ज्यादा उसको टूटने की कोई गुंजाइश, हद से ज्यादा टूट गया, इसलिए क्या लिखा है, ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब होता है जैसे संबंध विच्छेद करना को ब्रेकअप बोलते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में के कारण से मतभेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, उसको ब्रेकअप बोलते हैं। उस टर्म यूज किया जाता है, दोनों में ब्रेकअप है। लेकिन ब्रेकडाउन का मतलब क्या, भावना से जुड़ा हुआ है कि बस भावना रूप से वह टूट गया तो ब्रेकडाउन होगा। इस तरह से आज भी आपने, खासकर जो अभी एग्जाम है वायुसेना के लिए, मैंने 20 सेट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको दिया है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी तैयारी जो मेरे दूसरे सर हैं कृष्णा सर, वो भी आपको इसका कंटेंट लगातार देते जा रहे हैं, इसका आप प्रैक्टिस करें। आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।